ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, ये एक अप्रिय कहानी है। दिस इज नॉट अ लव स्टोरी, इट्स एन अनलव स्टोरी। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे आप सालों पहले अलग हो चुके हैं आपको अपने कमरे में बुलाती है। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप उसे मरा हुआ पाते हैं। बाप रे। ये एकदम चौंकाने वाली शुरुआत है चेतन भगत की किताब द गर्ल इन रूम 105 की। बिल्कुल, और ये कहानी है केशव राज पुरोहित की। एक IIT ग्रेजुएट है पर अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों से ही निराश है। हाँ, और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जारा लोन उसके ख्यालों से निकल ही नहीं पा रहा है। जारा, वो कश्मीरी लड़की थी, है ना, PhD स्कॉलर। हाँ, कश्मीरी मुस्लिम PhD स्कॉलर, और उनका रिश्ता टूटा भी इसी वजह से था। परिवार, धर्म, ये सब मतभेद थे। अच्छा। कहानी में केशव का एक दोस्त भी है, सौरभ माहेश्वरी। वो हर मुश्किल में उसका साथ देता है, ऐसा कुछ। हाँ, वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, कह सकते हैं। तो आज चलिए इस किताब को जरा खोलते हैं, देखते हैं इसके रहस्य क्या हैं, किरदारों के इरादे क्या हैं, और इसमें जो जुनून, सामाजिक दबाव जैसे मुद्दे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है केशव की बेबसी से। वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। IIT डिग्री का कोई खास फायदा उसे मिला नहीं है। और जारा के लिए उसका जो लगाव है वो सच कहें तो एक तरह का जुनून, ऑब्सेशन बन चुका है। ऑब्सेशन किस तरह का? वो अक्सर नशे में उसे मैसेज करता रहता था, जिसे जारा ज्यादातर नजरअंदाज ही करती थी। ये सिर्फ प्यार नहीं लगता, ये ज्यादा ऐसा लगता है कि वो अतीत में ही अटका हुआ है। हाँ, और शायद यही ऑब्सेशन उसे खींच भी ले जाता उस रात। जारा के जन्मदिन की रात थी वो। बिल्कुल, महीनों से कोई बात नहीं हुई थी और अचानक जारा का मैसेज आता है, कमरा 105 में आओ। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। इसमें एक उम्मीद भी है पर एक खतरा भी महसूस होता है ना। सही कहा। सौरभ उसे रोकता भी है कि मत जा, पर केशव कहाँ मानने वाला था। वो देर रात IIT कैंपस में घुसता है, जारा के हॉस्टल पहुंचता है, कमरा नंबर 105। शायद सोच रहा था कि रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन कमरे में उसे जो मिलता है वो उम्मीद से बिल्कुल परे था। हाँ, जारा बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। केशव बुरी तरह घबरा जाता है। पहले तो भाग जाता है वहां से। कोई भी घबरा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फिर उसका ज़मीर उसे रोकता है। वो सौरभ को बुलाता है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो पुलिस के भरोसे नहीं रहेंगे, वो खुद सच का पता लगाएंगे। ये एक बड़ा फैसला था, मतलब आम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन हमें हर हाँ, पहलू पर एक विचार आम करना इंसान का असाधारण हालात में फंस जाना, बिल्कुल वैसा ही पल है ये। और पुलिस का क्या? इंस्पेक्टर राणा थे शायद। हाँ, इंस्पेक्टर राणा। वो इस केस को लेकर कुछ खास गंभीर नजर नहीं आते। शायद जारा की जो पृष्ठभूमि थी या मामले की पेचीदगी, पता नहीं। तो यहीं से केशव और सौरभ की वो शौकिया जासूसी शुरू होती है। क्या ये सब सच हो सकता है? अच्छा, तो शक किस किस पर जाता है शुरू में? सबसे पहले तो जारा का जो मौजूदा बॉयफ्रेंड था, रघु, उसका बर्ताव थोड़ा अजीब था, गुस्सैल किस्म का। ओके। फिर शक जाता है जारा के भाई फैजान पर। वो केशव के साथ जारा के रिश्ते के सख्त खिलाफ था। और जारा के जो PhD गाइड थे प्रोफेसर सक्सेना, उन पर भी शक की सुई घूमती है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? जारा की PhD थीसिस। बिल्कुल। ये थीसिस वाकई विवादास्पद है। यहीं से मामला मुझे एकदम पता है, पलट जाता है। लेकिन हमें इसे देखना होगा। कश्मीर में शांति, यही हमारी मांग है। छात्रों पता चलता है कि जारा कश्मीर और उग्रवाद पर एक बहुत विवादास्पद PhD थीसिस लिख रही थी। विवादास्पद मतलब उसमें उसने भारत और पाकिस्तान दोनों की ही नजरिए पे सवाल उठाए थे। जाहिर है ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई होगी और इसी वजह से उसे धमकियां भी मिल रही थी। ओहो, तो ये मामला सिर्फ एक लव ट्रायंगल या पारिवारिक झगड़े का नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एक निजी त्रासदी जो थी वो बड़े राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ जाती है। किताब ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे पर्सनल और पॉलिटिकल चीजें उलझ सकती हैं। हाँ, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और परतें खुलती हैं,
पता क्या कर चलता रहा है है कि आजकल? ज़ारा का अपने भाई फैजान से थीसिस को लेकर तुझे क्या झगड़ा मतलब? हुआ था, वो गुमनाम धमकियां, रघु का शक करने वाला बर्ताव। और केशव खुद भी तो कुछ जासूसी करता है, ईमेल वगैरह। हाँ, केशव ज़ारा की ईमेल हैक करता है, उससे कुछ और पहेलियां सामने आती हैं। फिर वो और सौरभ सुरागों के पीछे पीछे कश्मीर तक जाते हैं। कश्मीर, वहाँ क्या पता चलता है? वहाँ फैजान के कुछ राजनीतिक और कह सकते हैं कि अलगाववादी समूहों से रिश्तों का पता चलता है। आप समझते हैं क्यों मतलब नहीं? हम हर बस मदद सुराग करना चाहते उन्हें हैं। किसी तुम्हारी नए मदद की संदिग्ध जरूरत की नहीं है तरफ हमें। ले जाता है। भाई, शांत हो जा, बात तो सुन ले। शक गहराता जाता है, पाठक बिल्कुल उलझा रहता है कि भाई कातिल है कौन। और अंत में बिना स्पॉइलर दिए कातिल वो निकलता जिस पर आसानी से शक नहीं जाता। बिल्कुल, कोई ऐसा जो ज़ारा के करीब था, उसकी योजनाओं को समझता था, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। निजी रंजिश और एक अलग ही विचारधारा। केशव आखिरकार सारे सुरागों को जोड़कर कातिल को बेनकाब कर ही देता है। कातिल पकड़ा जाता है, ज़ारा को इंसाफ मिल जाता है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, है ना? ये केशव के अपने सफर की भी कहानी है। सही कहा। वो दुनिया को ज़ारा की सच्चाई बताने के लिए एक ब्लॉग शुरू करता है। नाम भी वही रखता है, द गर्ल इन रूम 105। ये ब्लॉग लिखना उसके लिए एक तरह से हीलिंग प्रोसेस जैसा होता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से थेरेपी का काम करता है। वो अपने उस जुनून से, उस ऑब्सेशन से बाहर निकलता है, ज़ारा की यादों को सही जगह देना सीखता है और आखिरकार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। ये दिखाता है कि कैसे कोई हादसा हमें तोड़ सकता है, लेकिन शायद खुद को फिर से जोड़ने का मौका भी दे सकता है। बहुत सही। तो इस कहानी से मतलब टेक अवे क्या है? ये दिखाती है कि प्यार कैसे खतरनाक हद तक जुनून बन सकता है। हाँ, और कैसे हमारी निजी जिंदगी बड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के जाल में उलझ सकती है। और ये भी कि सच की तलाश कितनी मुश्किल और कई बार खतरनाक भी हो सकती है। और सबसे अहम, ये व्यक्तिगत बदलाव और हीलिंग की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और शायद एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या किसी गुजरे हुए रिश्ते का या किसी हादसे का पूरा सच जान लेना हमेशा सुकून ही देता है, या कभी-कभी कुछ अनकहा रह जाना ही बेहतर होता है? सोचने वाली बात है।